हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट्स, कितने लोग सेशन में लाइव आ गए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो दीपांशु राज गुड आफ्टरनून, सुरभि मिश्रा गुड आफ्टरनून, प्रीति, अभिषेक, अंशु गुड आफ्टरनून। सो सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। फिरोज खान, केशव सिंह, अमीशा कुमारी, सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मुस्कान वर्मा, विक्रम, आशुतोष, रवि शर्मा, फिरोज खान, महक, दीपक कुमार, गुड आफ्टरनून एवरीवन और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। चलिए, कृष्णकांत गुड आफ्टरनून। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, और इन्हीं की मृत्यु हो गई थी अपने पद पर। तो प्रीति गुड आफ्टरनून। सो सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर साहब को, यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फाइनली सभी को गुड आफ्टरनून और सभी का स्वागत है ग्रेड अप के क्लासरूम प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात करते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की, तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भारत के संविधान के भाग 6 में है। और संविधान का जो भाग 6 है, अगर मैं इसकी बात करूं संवैधानिक स्थिति की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है वो डील करता है स्टेट्स को, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 6 है जो राज्यों को डील करता है। और इसी में हमें डिस्कस करना है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को, यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को डिस्कस करना है। और इसके बाद इसका जो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद जो है वो 153 से लेकर के 167 तक है। तो 153 से 167 तक का जो आर्टिकल है वो डील करता है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को। और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर चूंकि राज्यों में अपॉइंट होते हैं, इसीलिए पार्ट 6 जो डील करता है वो स्टेट्स को डील करता है, यानी राज्य को डील करता है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को संवैधानिक स्थिति पता चल गई होगी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की। और भाई सभी को विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है? भाई ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। अब बताओ, अब मैं एक क्वेश्चन उठा करके पूछ दूं कि चलो बताओ, हिस्ट्री में सबसे लंबा शासक कौन था मुगल सल्तनत में? तो भाई मुगल सल्तनत जब पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। विश्व की सबसे छोटी लंबी नदी कौन सी है? तो भाई ये ज्योग्राफी का एरिया है, ज्योग्राफी के सर बताएंगे। अभी मुझे पॉलिटी पढ़ा लेने दो, तो जब ज्योग्राफी होगा तो उसमें सारी चीजें आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कलाकार टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी के सेशन में आएगा। ठीक है, तो आशीष कुमार भारती। चलिए, अकबर से भी, अकबर की कितनी हाइट है? किसी को पता है अकबर की हाइट कितनी थी? चलिए, अब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अकबर औरंगजेब, अकबर की हाइट कितनी थी? कोई नहीं बता सकता। तो सीधी सीधी बात है कि भाई ऐसा क्वेश्चन जब हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। 5 फीट 8 इंच। तो फिर जो जोधा अकबर मूवी बनती ना, उसमें राजपाल यादव ही भी काम कर लेता। ठीक है, राजपाल यादव को भी अकबर बनाया जा सकता था, ऋतिक रोशन को छोड़ करके। ठीक है, चलिए, तो बाकी जो भी चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे उनके अपने अपने सेशन में, या फिर 29 फरवरी को। अब हम लोग बात करते हैं भारत के संवैधानिक इंडियन पॉलिटी में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के संवैधानिक स्थिति की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है वो डील करता है। अब इसका आर्टिकल है 153 से लेकर के 167 तक। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर साहब की, यानी राज्यपाल की। देखो, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो होता है वो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, ठीक उसी तरीके से गवर्नर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। सो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। जिस प्रकार से भारत का
संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अगर पढ़ लोगे तो गवर्नर समझना बहुत आसान है, क्योंकि जो काम राष्ट्रपति करता है सेंटर में वही काम गवर्नर करता है स्टेट में। तो जैसे भारत के संघ का संवैधानिक प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति, इसी तरीके से गवर्नर जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। और हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य में एज अ गवर्नर काम कर रहा है वो उस राज्य का निवासी नहीं होता। तो वह उस राज्य का निवासी नहीं होता जहां पर वो राज्यपाल के रूप में काम करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो बिहार का जो राज्यपाल हैं उनका नाम है फागू चौहान, और ये रहने वाले हैं यानी रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके होम स्टेट में राज्यपाल नहीं बनाते हैं, हमेशा राज्यपाल जो होता है वो दूसरे स्टेट से आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी राज्यपाल अपने होम स्टेट में, कोई भी पर्सन अपने होम स्टेट में राज्यपाल नहीं बन सकता। यानी होम स्टेट में आपको एज अ गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाता, गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाता। हमेशा जो राज्यपाल होता है वो दूसरे स्टेट से आता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता, वो हमेशा डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं। तो और इसलिए किया जाता है कि किसी दूसरे स्टेट से राज्यपाल को लाया जाता है ताकि वो उस स्टेट की पॉलिटिक्स से रिलेटेड ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप उसी स्टेट के हैं और उसी स्टेट में आपको गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, तो हो सकता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के लिए आप बायस्ड हो सकते हैं, उसके लिए आप उसी को आप फेवर कर सकते हैं या उसी के आप अगेंस्ट में जा सकते हैं। इसी वजह से हमेशा लाया जाता है, इसीलिए हमेशा लाया जाता है ये दूसरे स्टेट से, क्योंकि हो सकता है कि आप बायस आ जाएं, बायस्ड हो जाएं। यानी कुल मिलाकर के आप हो सकता है कि आप बायस्ड हो जाएं। बायस को कहते हैं मतलब किसी को फेवर करने लगें, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सनालिटी को, या किसी को अगेंस्ट करने लगें। इसी वजह से हमेशा राज्यपाल दूसरे राज्य से बुला करके या दूसरे राज्य का निवासी होता है, और इनका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं, कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते हैं, कुछ आईएएस भी होते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि राज्यपाल हमेशा पॉलिटिक्स से आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से भी आ सकता है, पुलिसिंग से भी आ सकता है, मिलिट्री से भी आ सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि पर्टिकुलर राज्यपाल सिर्फ पॉलिटिकल अरीना से ही आएगा, तो कहीं से भी डायरेक्टली लिया जा सकता है। और इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और जिसके लिए एडवाइस करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, तब जाकर के प्रेसिडेंट उसको एज अ गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जैसे फागू चौहान जो हैं ये पहले यूपी पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, बाद में इनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। तो हमेशा जो राज्यपाल होता है वो दूसरे स्टेट से आता है, इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि गवर्नर से रिलेटेड हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 153 है। 153 डिस्कस करता है देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ध्यान रखिएगा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना, वैसे ज़रूरी है, लेकिन कई बार फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड 2 राज्यों का एक गवर्नर बना दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 156, और आर्टिकल 156 डिस्कस करता है टर्म ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर के कार्यकाल को। देखो नॉर्मली गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 ईयर्स का, नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मल कंडीशंस में यानी सामान्य परिस्थिति में जो गवर्नर का टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है।
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 5 ईयर्स काम करे ही। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 ईयर्स काम करे ही, उसको बीच में से भी, यानी उसके टर्म के बिटवीन भी, उसके टर्म के बिटवीन में भी उसको हटाया जा सकता है। और हटाने की जो पावर होती है वो सिर्फ होती है प्रेसिडेंट के पास। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो कभी भी 5 साल पूरा करे ही, बीच में से भी उनको हटाया जा सकता है। जैसे एक बार शीला दीक्षित को हटा दिया गया था। शीला दीक्षित को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया और शीला दीक्षित रेगुलरली कह रही थी कि आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम सिक्किम नहीं रह सकते। तो उसके बाद राष्ट्रपति ने डायरेक्टली उनको उनके पद से ही हटा दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा कभी नहीं है कि नॉर्मल कंडीशन में 5 ईयर्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 ईयर्स वो सब कंप्लीट करें ही, बीच में भी उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि 5 ईयर्स से ज़्यादा भी कंटिन्यू करवा देते हैं। बात सबको समझ में आ गई। और चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चंस करना बंद करिए जो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, और सबसे पहले कि थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो ये चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चंस में रह गए तो सिलेक्शन भी बहुत दूर हो जाएगा, और जब तक उम्र खत्म हो जाएगी जब जाकर के होश आने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट 2 ही कंडीशन में एग्जाम क्लियर करता है, जो मैंने आज तक के अपने 7 साल के यूपीएससी और एसएससी टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है। या तो लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाता है, या तो थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई होता है, और या तो नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग एकदम खाली होता है, जैसे जैसे हम लोग बताते हैं, जैसे जैसे करवाते हैं वो करता चला जाता है और उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ करके भी कोई आदमी एग्जाम क्लियर नहीं किया है। पढ़ाई वही होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाते हैं, तुम्हारा एग्जाम आईएएस से बहुत नीचे है। दूसरा, सेकंड अटेम्प्ट में उसको थोड़ी हो जाती है बुद्धि, और उसके बाद उसको लगता है कि टीचर उसको कुछ नहीं बताता, टीचर्स दबा करके रखे हुए नॉलेज नहीं शेयर करेंगे, तो उसके बाद वो पीएचडी करना सब्जेक्ट पर शुरू करता है। हिस्ट्री पसंद आ गया तो हिस्ट्री में अकबर के बाप के बाप के बाप के बाप का भी नाम जानना शुरू कोशिश करेगा, यानी अकबर के जो दादा हुआ करते थे बाबर, और बाबर के फादर होते थे उमर शेख मिर्जा, उनके भी फादर को जानेगा, खूब रिसर्च करेगा, फिर भी फेल हो जाएगा क्योंकि उतना आना ही नहीं है, और जो टाइम देना चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स पर वो भी गया। फिर थर्ड अटेम्प्ट में जब घर से प्रेशर पड़ने लगता है कि पैसा नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा तैयारी हो गई, अब कुछ काम धंधा देख लो, नहीं कुछ हो रहा है, तुम्हारे दोस्त काम पर लग गए हैं, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, और जब घर वाले प्रेशर देते हैं तो फिर वही लौट करके टीचर पर आता है, फिर उतना ही पढ़ता है जितना एग्जाम के लिए ज़रूरत है, और उसके बाद पास हो जाता है। और फिर भी जो बेचारा नहीं सुनता रहता वो पीएचडी में ही लगा रहता है, तो बेचारा फिर उसका कुछ नहीं होता। इसलिए पहले जो चाचा चौधरी टाइप के क्वेश्चंस पूछना बंद करिए। और पता नहीं आप लोग को टाइम कैसे मिल जाता है टाइप वाइप करने का, यहां पर तो सबसे पहले समझने में ही समय खत्म हो जाता है। तो पहले कोशिश करिए समझने का, ठीक है, समझने का कोशिश करिए। उसके बाद अपने क्वेश्चंस के लिए डाउट बॉक्स मिला हुआ है, वहां लिखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। और कभी भी स्कॉलर बनने की कोशिश करिएगा तो जेएनयू भी नहीं जा पाइएगा, और ये नौकरी भी नहीं मिलेगी, बहुत दिक्कत होता है। आज के स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वो ओवर होशियार बन जाते हैं, और इसीलिए होता है कि रिजल्ट हमेशा एक ही रहता है, दिस रोल नंबर इज नॉट फाउंड। जब पीडीएफ डाउनलोड होता है ना रिजल्ट का, तो उसमें जब आप अपना रोल नंबर बहुत ऐतिहासिक रूप से डालते हैं कि देखें क्या आ रहा है, तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं रहता, फिर लिखता है नो मैच इज फाउंड, सॉरी। इसीलिए सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट करिए, और पहले समझिए, बाद में क्वेश्चंस पूछिएगा। यहां तो समझना किसी को है नहीं, फटाफट जो मन किए जा रहा है लिखे जा रहे हैं, ठीक है। दिन में 20 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना प्रीति जी, समझ में आ गया, 20 घंटे पढ़ना चाहिए, कैलिबर है तो पढ़िए। और ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, अगर मेरा डाउट बॉक्स भर गया इस सारी चीज़ों से, तो किसी का जेन्युइन क्वेश्चंस भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका चैट बॉक्स है उतना ही बड़ा मेरा डाउट बॉक्स, वो मेरा भी चैट बॉक्स है। इसको भरिया मत करिए अपने रिडंडेंट क्वेश्चन से, और मैं एक झलक में ही देख लेता हूं कि भाई किसका क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। तो काबिल बनिए, बिल्कुल बनिए, लेकिन पहले क्लास में चीज़ों को पढ़ के समझिए, बाद में खुद से पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। और ये पूछना बंद करिए कि सर ये सेशन लाइव है या रिकॉर्डिंग चल रहा है। भाई जो भी चल रहा है, सेशन लाइव है, रिकॉर्डिंग है, आपको सारी चीज़ें इसमें समझा दी जाएंगी।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे गवर्नर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल 153, और 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य का एक अपना राज्यपाल होगा। लेकिन कई बार ऐसा मजबूरी हो जाता है कि दो राज्य के एक राज्यपाल बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे अभी यूपी के और मध्य प्रदेश के एक ही गवर्नर चल रही हैं जो आनंदीबेन पटेल, लेकिन वो कुछ समय के लिए है, उसके बाद फिर यूपी का रेगुलर गवर्नर जैसे मध्य प्रदेश का चुन लिया जाएगा, उनसे चार्ज वापस ले लिया जाएगा। दूसरा आर्टिकल 156 डिस्कस करता है टर्म ऑफ गवर्नर को, जो कि है अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 ईयर्स। नॉर्मल कंडीशन में सब चीज सही रहता है तो 5 ईयर कंटिन्यू होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे राज्यपाल 5 साल कंटिन्यू ही करें। बीच में राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया शीला दीक्षित जी का, उनको बनाया गया था सिक्किम का गवर्नर, लेकिन वो गवर्नरशिप में वो लगातार ट्रांसफर के लिए लिख रही थी कि हमें ट्रांसफर कर दीजिए, तो राष्ट्रपति ने उनको परमानेंटली ही ट्रांसफर कर दिया, उनसे पोस्ट ले लिया, यानी उनको गवर्नर के पद से हटा दिया। तो कुल मिलाकर के गवर्नर को कभी भी राष्ट्रपति बीच में से भी हटा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे गवर्नर 5 ईयर ही सर्व करें। कई बार ऐसा होता है कि कोई गवर्नर मोर देन 5 ईयर भी सर्व कर लेता है, जिसके एग्जाम्पल हैं AR किदवई, बिहार के भूतपूर्व गवर्नर हैं। वो बिहार में मोर देन 5 ईयर्स, अराउंड 6 ईयर्स तक गवर्नर रहे थे। अखलाकू रहमान किदवई, जो बिहार के स्टूडेंट्स होंगे वो उनको जानते भी होंगे। तो 156 डिस्कस करता है टर्म ऑफ गवर्नर को। नॉर्मल कंडीशन में 5 ईयर होता है, लेकिन टेक्निकली होता है अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि राष्ट्रपति उनको अपने पद के बीच में से भी हटा सकते हैं। तो आई होप सबको 153 और 156 समझ में आ गया होगा। यहां पर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जिससे पेपर में क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 157 पर। 157 डील करता है क्वालिफिकेशन टू बिकम गवर्नर ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन टू बिकम गवर्नर ऑफ इंडिया, यानी अगर किसी व्यक्ति को भारत का राज्यपाल बनना है तो उसको कौन से पद, कौन सी योग्यता उसमें होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता जो है वो है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सबसे कॉमन योग्यता है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज होना चाहिए 35 ईयर्स या उससे अबव। कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। मैक्सिमम एज डिफाइन नहीं है, यानी अपर एज जो है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन मिनिमम 35 ईयर्स का होना ही चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात समझने वाली है, इस बात को समझ लीजिए कि मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है कि राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो भाई कौन से राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए? तो जिस समय आपको गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है, इस बात को अच्छे से समझिएगा कि जिस समय किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है तो वो अपने गृह राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह कहलाता है कि मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझा दूं, तो अभी मैंने राज्यपाल का नाम बताया फागू चौहान, जो कि बिहार के हैं। जिस समय फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, वो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि कभी भी जब राज्यपाल बनाया जाता है तो जिस समय उनका अपॉइंटमेंट होगा उस समय उनको देखा जाता है कि वो किसी विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी या तो राज्य विधानसभा या विधान परिषद का उनको सदस्य नहीं होना चाहिए। तो जिस समय अगर वो विधानमंडल के सदस्य हैं उस कंडीशन में कभी गवर्नर नहीं बनाएंगे, यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होंगे तभी गवर्नर बनाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित ना हो। जैसे अगर बीजेपी के हैं तो ये बीजेपी के मेंबर जरूर थे फागू चौहान, लेकिन विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, यानी यूपी का जो विधानमंडल है चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो उसके सदस्य नहीं थे।
यानी जिस समय आप गवर्नर बनेंगे उस समय आप लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होने चाहिए। बात सबको समझ में आ गई कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर जिस समय आपको अपॉइंट किया जा रहा है एज अ गवर्नर उस समय आपको नहीं होना चाहिए। और मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये वही लाभ का पद है जो मैंने आपको प्रेसिडेंट के टॉपिक में बताया था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से किसी टाइप का आपको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। डेफिनेटली लाइक एमएलए और एमपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मनीष। तो यहां पर मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कि जिस समय आपको गवर्नर बनाया जा रहा है उस समय सरकार से आपको किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिलनी चाहिए, यानी आप सरकारी पैसे का उपयोग नहीं करने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं या आप एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं तब आप आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर होना चाहिए, यानी सरकारी पैसे का आपको उपयोग करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। और वही है जो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का वेतन वगैरह नहीं दिया जाना चाहिए। तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। क्वालिफिकेशन टू बिकम द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये गवर्नर बनने की क्वालिफिकेशन है। बात सबको समझ में आ गया। चलिए यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मैंने प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ा रखा है, तो जिन स्टूडेंट्स का भी छूट गया होगा एक बार राष्ट्रपति का टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, इनको भी सैलरी मिलती है, काम करने का वेतन मिलता है, मुफ्तखोरी कहीं नहीं चलती, सब काम का पैसा मिलता है, इनको मिलेगा। बताऊंगा सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, सैलरी भी मिलेगी लेकिन रुक जाइए, तनख्वाह भी दिलवाएंगे। अभी आप लोग गवर्नर बनिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 159 पर। आर्टिकल 159 कहता है ओथ ऑफ गवर्नर, यानी जब गवर्नर साहब बनेंगे आप तो गवर्नर साहब को शपथ दिलवाया जाएगा अपनी। तो आर्टिकल 159 डील करता है ओथ ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल का शपथ ग्रहण। अब देखो राज्यपाल का शपथ ग्रहण कराते कौन है, तो वो करवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कराएगा, यानी राज्यपाल का शपथ कराते हैं उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस। अब देखो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मान लीजिए गोवा में तो हाई कोर्ट नहीं है, जो मैंने आपको बता रखा है कि गोवा में हाई कोर्ट नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति गोवा का राज्यपाल बन गया तो उसका शपथ कौन कराएगा? जैसे गोवा में तो भाई हाई कोर्ट नहीं है, ये सब आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्लास में बताया है। तो गोवा का तो कोई राज्यपाल अगर कोई व्यक्ति बनता है, जैसे पहले मृदुला सिन्हा थी, इनकी डेथ हो गई हाल फिलहाल में, तो वो गोवा की राज्यपाल हुआ करती थी। तो गोवा के राज्यपाल को शपथ फिर कौन कराएगा? ये मेरे एंड से क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा होगा तो फटाफट आप बता देंगे। तो भाई गोवा का जो जुरिस्डिक्शन है वो कौन से हाई कोर्ट के पास है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। बिल्कुल, चलो अभय प्रताप का आंसर बिल्कुल सही है, वो होगा मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मुंबई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो शपथ दिलवाएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यानी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसी टाइप से पढ़िए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे कि गोवा में कोई हाई कोर्ट नहीं है, गोवा का जुरिस्डिक्शन दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट को। तो जो मुंबई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो शपथ दिलवा देंगे। तो शपथ भी मिल गया। अब गवर्नर साहब को काम नहीं करना है, अब गवर्नर साहब को आराम करना है। तो गवर्नर साहब रिजाइन किसको करेंगे? तो रिजाइन भी करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो जो व्यक्ति बनाएगा वही व्यक्ति उनसे रेजिग्नेशन भी लेगा। तो अगर गवर्नर साहब को रिजाइन करना है तो वो सीधा रेजिग्नेशन दे देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई प्रेसिडेंट को भी हटाने का प्रोविजन मौजूद है आर्टिकल 61 में, या प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने का भी प्रोविजन मौजूद है।
गवर्नर के इम्पीचमेंट का कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि गवर्नर के प्रोविजन पर महाभियोग चलाने का कोई प्रक्रिया भारत के संविधान में नहीं है, क्योंकि गवर्नर काम करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। राज्यपाल जो है वो काम करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। तो जिस दिन राष्ट्रपति का दिमाग घूम गया, राज्यपाल को हटा दिया, तो इसी वजह से राज्यपाल पे महाभियोग चलाने का कोई प्रक्रिया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर को डील करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर का कोई आर्टिकल ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्यों नहीं है, उसका जवाब है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत राष्ट्रपति के विल पर काम करता है। जिस दिन राष्ट्रपति का मूड खराब हो गया, गवर्नर को बोल देंगे कि भाई तुमको हटा रहे हैं, तो इसी वजह से उन पर महाभियोग चलाने का कोई प्रोसेस डिफाइंड ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, ये बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि राज्यपाल काम करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत से। चलिए भाई, विक्रम सिंह बता दूंगा कि प्रथम महिला राज्यपाल भारत की हैं। भारत की कोई राज्यपाल नहीं होती, भारत के राज्य की राज्यपाल होती हैं। भारत का कोई राज्यपाल बन सकता है? पहले क्वेश्चन ही ढंग से लिखो। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो सकता है, यानी भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल वो सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन ढंग से लिखो, वो मैं समझ गया, इसका आंसर लिख लो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, सबको भी स्टूडेंट्स को पता है। बात सबको समझ में आ गई कि भाई भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई प्रोविजन नहीं मेंशन किया गया है। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि देखो, भारत में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। इनफैक्ट 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब 8 यूनियन टेरिटरीज के भी अपने अपने संवैधानिक प्रमुख हैं। तो किस यूनियन टेरिटरी के संवैधानिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहां पर हम लोगों को डिस्कस करना है कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 8 यूनियन टेरिटरी के 8 संवैधानिक प्रमुख होंगे, क्योंकि यूटी के भी अपने संवैधानिक प्रमुख हैं। उन यूटी के संवैधानिक प्रमुख को किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दिल्ली का जो संवैधानिक प्रमुख है उसको कहते हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि अनिल बैजल हैं अभी। फिर नेक्स्ट आते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी हैं, जिनको क्रेन बेदी भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी उठवा ली थी। थर्ड है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। फिर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल हैं, अभी मनोज सिन्हा बन के आए हैं, जब गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी बना दिया गया था। फिर आते हैं दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली। देखो, दमन और दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, ये आप सबको पता होगा, और इसके उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इसके जो हेड ऑफ द दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली है, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर है लद्दाख, लद्दाख के भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो कुल मिलाकर के 4 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर अपॉइंटमेंट किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर अपॉइंटमेंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई कि भारत के कौन से यूनियन टेरिटरी का संवैधानिक प्रमुख क्या कहलाता है। दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर का जो हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी होता है उसको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बाकी 4 को जो हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी होता है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी कौंध रहा होगा, जो मुझे लग रहा है कि सर ये 4 जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर क्यों हैं, 4 जगहों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों हैं। देखो, इसमें अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए, ये जो यूटी है अंडमान निकोबार, जो कि भारत के मेनलैंड से अलग है, तो जो अंडमान निकोबार को अगर मैं छोड़ दूं, तो बाकी ये जो 3 राज्य हैं, यहां पर आप सबको पता है कि यहां पर विधानसभा भी है। अगर मैं अंडमान निकोबार को छोड़ दूं इस यूनियन टेरिटरी को, तो बाकी दिल्ली में भी विधानसभा है, आप सब लोग जानते हैं। पुदुचेरी में भी विधानसभा है, आप सब लोग जानते हैं, और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, आप सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए वहां के जो हेड को कहा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। बाकी ये जो 4 यूनियन टेरिटरी हैं, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख,
यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है, इसलिए यहाँ के हेड को कहा गया एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर, चंडीगढ़ तो पंजाब हरियाणा की ज्वाइंट कैपिटल है, तो पंजाब हरियाणा के गवर्नर अलग अलग हैं, लेकिन जो पंजाब के गवर्नर होते हैं उन्हीं को चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। तो जो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो पंजाब का गवर्नर होता है, और दोनों का जो राजभवन है वो सेक्टर 5 में है चंडीगढ़ के, लेकिन चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो पंजाब का गवर्नर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार में हालांकि कोई विधानसभा नहीं है, फिर भी वहां इसलिए रखा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसका लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये मेन लैंड से अलग है, तो इसका लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से यहां पर रखा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब होता है कि इसका सामरिक महत्व है। बाकी कोई भी यूनियन टेरिटरी अगर आप देखोगे, एक लद्दाख, लक्षद्वीप भी है, हालांकि केरल से बहुत नजदीक पड़ जाता है लक्षद्वीप, लेकिन अंडमान निकोबार का ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा है, क्योंकि बराबर में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज भी हैं, तो इसी वजह से यहां पर रखा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक सबको बात समझ में आ गया होगा। बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं कि कहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर या कहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। चंडीगढ़ का भी आप देख सकते हैं, लद्दाख का भी देख सकते हैं। चंडीगढ़ के तो जो पंजाब के गवर्नर होंगे वही हैं। पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। हरियाणा का गवर्नर अलग होता है, हरियाणा पंजाब दोनों के गवर्नर अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि सेम गवर्नर है, दोनों अलग अलग हैं। चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो पंजाब का राज्यपाल होगा, बस यही है। हरियाणा का गवर्नर अपना अलग है, वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो अपना हरियाणा का गवर्नर है, लेकिन जो पंजाब का गवर्नर होता है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। बात समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर में तो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ मनोज सिन्हा का, जब गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी बनाया गया था। बात समझ में आ गया। देखो इनके नाम में अंतर होता है, कोई खास रीजन नहीं, वो संविधान में ही प्रावधान करके बना दिया गया था, क्योंकि चंडीगढ़ का जो एरिया था उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा था कि उसको पंजाब भी लेना चाहता था और हरियाणा भी लेना चाहता था। हालांकि इसी वजह से पंजाब के गवर्नर को ये दे दिया गया, ये संवैधानिक रूप से दिया गया है। बात समझ में आ गया। बस देखो नाम में अंतर होता है, काम ऑलमोस्ट सेम होता है। नाम में अंतर होता है, काम ऑलमोस्ट सेम होता है। बात समझ में आ गई सबको। और इन सबका भी अपॉइंटमेंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स होते हैं यूनियन टेरिटरी के भी, वो भी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो भी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और यहां से बहुत सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधा पूछ लेगा कि भाई लक्षद्वीप के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को किस नाम से जाना जाता है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर। बस आपको ध्यान रखने का, अच्छा लक्षद्वीप है, यहां पर कोई विधानसभा नहीं है और मेनलैंड से ज्यादा दूर भी नहीं है, एक काम करो एडमिनिस्ट्रेटर सही है, वो लगाओगे। अंडमान निकोबार का चूंकि सामरिक महत्व बड़ा जबरदस्त है और ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही इसका बहुत ज्यादा सामरिक महत्व है, इसीलिए यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखा जाता है। आई होप ये सबको समझ में आ गया। ये मैंने आपको सारी बातें एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहां तक सबको कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में काम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर कुछ मामलों में ज्यादा होती है। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गया। हालांकि ये सब बड़े जबरदस्त टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाता है। यहां तक सबको क्लियर है तो बताओ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं गवर्नर के पावर को। और गवर्नर का जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपए मिलता है, 3.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। अब आ जाते हैं गवर्नर के पावर्स पर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई गवर्नर है तो गवर्नर साहब को भी शक्ति मिली हुई है, तो गवर्नर साहब के पास कौन कौन से पावर्स हैं। ठीक है, और जिसको भी वेतन चाहिए गवर्नर का, भाई वेतन बता देते हैं। अंडमान निकोबार का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सामरिक महत्व, इसलिए ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते थे। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का सामरिक महत्व के वजह से। हाँ, इन्हें इनका टैक्स लगता है, सबको टैक्स नहीं फ्री किया जाता, सिर्फ राष्ट्रपति को फ्री किया जाता है। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्यपाल की सैलरी की।
सैलरी जो आता है राज्यपाल को मिलता है 3,50,000 रुपये पर मंथ का। और इनको रहने के लिए फ्री रेसिडेंस भी मिलता है रहने के लिए, और इनके रेसिडेंस को कहते हैं राजभवन। इनके रेसिडेंस को कहते हैं राजभवन, और रहने के लिए इनको फ्री घर भी मिलता है। तो ये ऑफिशियल रेसिडेंस होता है गवर्नर का। ऑफिशियल रेसिडेंस होता है गवर्नर का, जिसको कहते हैं राजभवन। अब देखो बात करते हैं गवर्नर के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स की। तो जो पावर आपने प्रेसिडेंट का पढ़ा था उसी के हिसाब से गवर्नर के भी पावर्स होते हैं। सबसे पहला पावर है गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के टॉपिक में कि यह अपॉइंटमेंट करने की पावर होती है, यानी नियुक्ति करने की शक्ति होती है। नियुक्ति करने की शक्ति होती है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि भाई गवर्नर किसको किसको नियुक्त कर सकता है। तो गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसी तरीके से गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इसके बाद गवर्नर अपॉइंट करते हैं मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को। तो ठीक इसी तरीके से गवर्नर अपॉइंट करते हैं मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं हमारे गवर्नर साहब। थर्ड आता है कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, ठीक उसी तरीके से गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को। और एडवोकेट जनरल का कल मैंने आपको आर्टिकल भी बता दिया था, आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 डील करता है एडवोकेट जनरल को, यानी इनको कहते हैं महाधिवक्ता। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, ठीक उसी तरीके से एडवोकेट जनरल होता है स्टेट्स में। तो ये तो एग्जीक्यूटिव पावर हो गए गवर्नर साहब के। एग्जीक्यूटिव पावर का सिंपल सा मतलब होता है अपॉइंटमेंट करने की शक्ति। नेक्स्ट आते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है राज्यपाल की विधायिका शक्ति, और विधायिका शक्ति जो होता है वो मिलता है इनको विधानसभा और विधान परिषद के रिस्पेक्ट में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पेक्ट में जो पावर्स मिलता है गवर्नर को, इसी को कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, या हिंदी में कहते हैं विधायिका शक्ति। सबसे पहली विधायिका शक्ति, जैसे प्रेसिडेंट को राज्यसभा और लोकसभा के रिस्पेक्ट में पावर है, ठीक उसी तरीके से गवर्नर को भी पावर होता है विधानसभा और विधान परिषद के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला होता है समन एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा के सत्र को बुलाना हो और सत्र को समाप्त करना हो, ये दोनों काम करते हैं स्टेट, ये दोनों काम करते हैं गवर्नर। नेक्स्ट आता है कि बिना गवर्नर के सिग्नेचर के कोई बिल कानून नहीं बनता, यानी कुल मिलाकर के जैसे राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के कोई बिल लॉ नहीं बनता, ठीक उसी तरीके से बिना गवर्नर के सिग्नेचर के कोई बिल कानून नहीं बनता राज्य के लिए। ये सेंटर के लिए नहीं है, ये राज्य के लिए, कि राज्य में कोई भी कानून बनाना है तो राज्य विधानसभा जब बिल को पास करके गवर्नर के पास भेजेगी और गवर्नर जब साइन करेंगे तो उस कंडीशन में तब जाकर के वो विधेयक कानून बन सकता है। यानी कोई बिल को लॉ बनाना है तो उस पर गवर्नर का सिग्नेचर होना मैंडेटरी है। इसके बाद प्रमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, यानी जब विधानसभा सत्र में ना हो या विधानमंडल सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी करना, और अध्यादेश जारी करते हैं गवर्नर आर्टिकल 213 से। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रेसिडेंट के टॉपिक में बता रखा है कि अध्यादेश क्या होता है, यानी ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस देखो एक तरीके का टेम्पररी लॉ होता है और वो तब जारी किया जाता है जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं हो, यानी जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है
और किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की अगर ज़रूरत हो गई तो गवर्नर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप एक कानून बना, एक ऑर्डिनेंस पास करिए, और जैसे गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है आपका कानून। तो वो एक तरीके का टेम्पररी लॉ होता है जो करते हैं गवर्नर, पास कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस पावर पास करने का पावर प्रेसिडेंट के भी पास है, लेकिन वो आर्टिकल 123 से प्रेसिडेंट करते हैं, 213 से गवर्नर करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट कर देते हैं राज्यसभा में, ठीक इसी तरीके से विधान परिषद में 1/6 मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है, विधान परिषद में 1/6 मेंबर नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। तो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर 1/6 मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो राज्य के विधान परिषद में 1/6 ऑफ द मेंबर को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। तो आई होप सभी को लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर क्लियर हो गया होगा। जैसे हम लोग लेजिस्लेटिव पावर पढ़ते हैं प्रेसिडेंट का, ठीक वही लेजिस्लेटिव पावर होता है गवर्नर का। प्रेसिडेंट का होता है सेंटर के रिस्पेक्ट में, गवर्नर का होता है स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द ऑफ गवर्नर। अगर आप लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ रखा होगा तो गवर्नर समझने में दिक्कत नहीं होता। टोटल मेंबर का, बिल्कुल टोटल मेंबर का 1/6 नॉमिनेट करते हैं गवर्नर राज्य विधान परिषद में। और जब विधान परिषद पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा बता दूंगा कैसे नॉमिनेट होता है। टोटल विधान परिषद में 5th 6th सिलेक्टेड होते हैं और 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं। गवर्नर कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको मनोनीत करना है, ये लेजिस्लेटिव वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके लिए एडवाइस करते हैं गवर्नर को, तभी नॉमिनेट होता है। अब बात करते हैं गवर्नर के फाइनेंशियल पावर की। गवर्नर साहब के पास भी वित्तीय शक्ति है। तो देखो गवर्नर की वित्तीय शक्ति कैसे डिफाइन होती है। जैसे प्रेसिडेंट को अगर बजट प्रेजेंट करना है, अगर यूनियन गवर्नमेंट का बजट प्रेजेंट करना, अब वो एंग्लो इंडियन वाला हट गया, एंग्लो इंडियन वाला अब स्टेट से हटना शुरू हो गया है, एंग्लो इंडियन हटने लगा, इसलिए मैंने एंग्लो इंडियन डिस्कस किया ही नहीं है, क्योंकि एंग्लो इंडियन अब हटा दिए जा रहे हैं। तो अभी जैसे बिहार में चुनाव हुआ, वहां कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। तो अब धीरे धीरे करके एंग्लो इंडियंस वाले हटते जा रहे हैं। सेंटर में सिर्फ रहेंगे 2024 तक। 2024 के बाद जब सेंटर का चुनाव होगा तो वहां से भी उनको नमस्कार करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब स्टेट्स में जहां जहां इलेक्शन होने गए हैं 104th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जहां जहां इलेक्शन हुए हैं उन सबको टाटा बाय बाय कर दिया गया है। तब एंग्लो इंडियन स्टेट में नहीं अपॉइंट हो रहे। जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे अभी बिहार में हुआ, वहां किसी को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट गवर्नर ने नहीं किया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। जैसे राष्ट्रपति का फाइनेंशियल पावर है, उसी तरीके से गवर्नर साहब का भी फाइनेंशियल पावर है। तो सबसे पहले जो राज्य सरकार अपना बजट प्रेजेंट करती है वो प्रेजेंट करती है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटेड आफ्टर हिज रिकमेंडेशन। यानी जब भी राज्य सरकार को अपना बजट प्रेजेंट करना होता है, राज्य सरकार का बजट जो है वो राज्यपाल के आदेश से प्रस्तुत किया जाता है। और राज्य सरकार के जो बजट का आर्टिकल ध्यान रखिएगा भाई 202 है। तो जब भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट होता है वो हमेशा गवर्नर के रिकमेंडेशन से ही आता है। इसके बाद गवर्नर हर 5 साल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट करते हैं टू रिव्यू द पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243I। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का अपॉइंट करते हैं गवर्नर हर 5 साल पे, और ताकि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को रिव्यू किया जा सके। तो प्रत्येक 5 वर्षों पर नगर पालिकाओं और नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। और राज्य वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243I में। तो हर 5 साल पे जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हर 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नर।
तो आई होप स्टूडेंट सभी को फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर समझ में आ गया होगा कि गवर्नर क्या करते हैं। गवर्नर का फाइनेंशियल पावर है कि वो बजट प्रेजेंट होता है जब भी राज्य सरकार का, तो वो गवर्नर के आदेश से होता है, और हर 5 साल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट करते हैं टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक सबको बात क्लियर है? चलिए, ये तो बात हो गया आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर पे गवर्नर साहब के, और वो है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में अगर मैं बात करूं तो जब भी राष्ट्रपति को किसी भी जज को अपॉइंट करना होता है हाई कोर्ट में, तो गवर्नर से कंसल्ट जरूर करते हैं। यानी जब भी किसी जज को हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है तो राष्ट्रपति कंसल्ट करते हैं गवर्नर से, यानी कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग जज इन द हाई कोर्ट। यानी राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति में परामर्श लेना। परामर्श लेते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे वही होगा, तो उनसे कंसल्ट जरूर करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को, मान लो किसी भी व्यक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है उसमें जज अपॉइंट करना है, जज अपॉइंट करना है, तो जज अपॉइंट करेगा कौन? तो भाई मैंने आपको बता रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के जो पावर होती है वो सीधा होता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट उनको जज अपॉइंट करने से पहले सबसे पहले कंसल्ट कर लेंगे गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश से कंसल्ट कर लेंगे किसी भी व्यक्ति को, अगर उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनाना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग द जज इन द हाई कोर्ट। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर किसी हाई कोर्ट में जज बनाना है तो उस कंडीशन में वो अपॉइंट डिस्कस करते हैं डायरेक्टली गवर्नर से, और गवर्नर के साथ डिस्कशन हो जाता है तब जाकर के उसको जज के तौर पर अपॉइंट करवा दिया जाता है। और गवर्नर पर्सनली अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। तो जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के भी जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिसमें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको नियुक्त करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। यानी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति गवर्नर करते हैं, और जब हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है तो उसमें राष्ट्रपति उनसे कंसल्ट करते हैं। हाँ, वही पीसीएस जुडिशरी से जो जज आते हैं ना, वही लोग होते हैं। जो पीसीएस जे निकाल करके आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट में गवर्नर साहब का रिकमेंडेशन होता है, यानी गवर्नर साहब ही उनके अपॉइंटमेंट लेटर को साइन करते हैं। आई होप ये सबको बात समझ में आ गई कि जो पीसीएस जे से लोग जाते हैं जज बनते हैं तो उस कंडीशन में उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे गवर्नर साहब का साइन होता है। और पीसीएस जे के लिए सबसे पहले आपको वकील बनना पड़ेगा। तो आप में से जो लोग लॉयर हैं या लॉ कर रहे हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो पीसीएस जुडिशरी भी अटेम्प्ट करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। देखो, गवर्नर साहब के पास नेक्स्ट जो पावर है वो है पार्डनिंग पावर। गवर्नर के पास कोई मिलिट्री का पावर नहीं होता जैसे राष्ट्रपति के पास होता। और पार्डनिंग पावर में भी 5 टाइप का पार्डनिंग नहीं, इनको सिर्फ 3 टाइप का ही पार्डनिंग मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं गवर्नर साहब के पार्डनिंग पावर की, जिसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 161 में। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। सबसे पहला राज्यपाल पार्डन के पास जो शक्ति है वो है पार्डन करने की, क्षमादान देने की। आर्टिकल 161 डील करता है राज्यपाल की पार्डनिंग पावर को। सबसे पहला है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है टू रिमूव द सेंटेंस बट ऑल्सो कंप्लीट एब्सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम ऑल द सेंटेंस एंड पनिशमेंट। यानी थोड़ा संवैधानिक भाषा लिखा हुआ है, इसको हिंदी में आप इजीली समझ सकते हैं कि अपराधी को सजा और दोष से पूरी तरीके से मुक्त कर देना। यानी अपराधी, कोई व्यक्ति अगर अपराधी है और उसको पार्डन मिल गया यानी क्षमादान मिल गया तो उसकी सजा भी खत्म, और जो उस पर लगाए गए चार्जेस हैं यानी जो उस पर लगाए गए आरोप हैं वो भी खत्म।
यानी सजा भी खत्म और अपराधी पर लगाए गए आरोप भी खत्म। इसी को कहते हैं पार्डन। हालांकि गवर्नर जो है वो मृत्यु दंड को माफ नहीं करते, मृत्यु दंड को पार्डन नहीं कर सकते। यानी किसी को फांसी की सजा मिल गई है तो गवर्नर साहब उसको समाधान नहीं करेंगे। इसके बाद गवर्नर जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं रेमिशन। रेमिशन में होता है कि वो सजा का टाइम पीरियड कम कर सकते हैं, सजा का टाइम पीरियड कम कर देंगे। जैसे मान लो किसी को 7 साल की सजा मिल गई तो उसको वो 5 साल की सजा कर सकते हैं, लेकिन सजा का नेचर नहीं बदल सकते। सजा का नेचर यानी कम्यूटेशन करने का पावर सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। गवर्नर साहब सिर्फ टाइम पीरियड कम कर देंगे, बोलेंगे ठीक है चलो तुम अच्छे आदमी हो तो 7 साल के बजाय तुमको 5 साल की सजा कर देते हैं, अगर तुम्हारा जेल में व्यवहार वगैरह ठीक रहा तो। इसके बाद वो रेस्पाइट कर सकते हैं। रेस्पाइट का मतलब होता है कि चेंज कर सकते हैं नेचर ऑफ पनिशमेंट को स्पेशल कंडीशंस में। जैसे कोई अगर लेडी है जिसने जब क्राइम किया उस समय वो प्रेग्नेंट थी और उसको सजा मिल गई रिगरस इम्प्रिजनमेंट की। अब प्रेग्नेंट लेडी से तो काम होगा नहीं, तो जब तक उनकी प्रेगनेंसी है तब तक आगे चलो एक काम करो, इसको नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट कर दो, यानी उसको रखो जेल में, नॉर्मल कंडीशंस में रखो। तो उस कंडीशन में वो सजा को चेंज कर सकते हैं स्पेशल कंडीशन में। तो उस कंडीशन को कहते हैं रेस्पाइट, यानी सजा को बदल सकते हैं, सजा की प्रकृति को चेंज कर सकते हैं विशेष स्थिति में। ये विशेष स्थिति होना जरूरी है, और विशेष स्थिति नहीं है तो वो सजा को बदल नहीं सकते, यानी सजा को कम्यूट नहीं करते, रेस्पाइट कर देते हैं। कम्यूट का मतलब होता है कि सजा का नेचर ही बदल देना, तो नेचर नहीं बदलेंगे, नेचर एक ही कंडीशन में बदलेंगे जब स्थिति स्पेशल हो। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया हो तो मुझे बताओ, तब तक मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूं आप लोगों के। अगर प्रेसिडेंट पार्डन ना करे, गवर्नर कर दे तो किसका डिसीजन माना जाएगा? भाई कभी कभी चाचा चौधरी टाइप का क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। अगर पहले जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर ही मना कर देगा तो प्रेसिडेंट के पास तो जाएगा ही नहीं। ये प्रोफाइल का लिंक है, देख लेना, ठीक है भाई। देखो यहां पर एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया है कि अगर प्रेसिडेंट माफ कर दे और गवर्नर माफ ना करे, तो भाई या गवर्नर माफ ना करे प्रेसिडेंट माफ कर दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जब भी ऐसा केस जाता है तो पहले गवर्नर जो होता है वो गवर्नर के लेवल पर डील होता है। गवर्नर ही मना कर देगा तो राष्ट्रपति तक तो बात ही नहीं जाएगी, तो राष्ट्रपति को थोड़ी सपना आ रहा है कि चलो गवर्नर ने मना कर दिया, गवर्नर राष्ट्रपति तक बात ही नहीं जाएगी। इसीलिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि जब किसी को मृत्यु दंड भी दिया जाता है तो वो गवर्नर के साइड से ही जाता है कि नहीं सर इसको लटका करके रखिएगा, इसको रखने लायक नहीं है, इसको मार ही दीजिए। तो सबसे पहले जब गवर्नर के ही लेवल से जाता है, और गवर्नर जब मना कर देगा तब जाकर के आप राष्ट्रपति के पास लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नर अगर मना कर दिया तो फिर वो उसको आपको जाकर के कोर्ट में जाकर के डालना पड़ेगा। फिर हाई कोर्ट में डालिए, गवर्नर के डिसीजन को चैलेंज करवाइए, और उसके बाद अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है तब जाकर के वो आगे बढ़ेगा। वैसे कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं करती। तो राज्यपाल के तरफ से ही रिकमेंडेशन जाता है। राज्यपाल भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, दोनों के पास पावर। लेकिन राज्यपाल अगर कैंसिल कर देंगे तो जब प्रेसिडेंट के पास वो पिटीशन जाएगा तो वो खुद ब खुद देख लेंगे कि हाँ भाई इसको कैंसिल करना है या नहीं। निर्भया वाला केस डेथ पनिशमेंट का केस था, बहुत क्रिटिकल केस था उसमें, ठीक है। और वो भी निर्भया वाले केस में बहुत ज्यादा मीडिया ट्रायल चल गया था। इसी वजह से निर्भया वाले केस में पहले वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से चला गया था, उसके बाद मर्सी पिटीशन जब फाइल होता है, इसको क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं, तो आता है। रेस्पाइट वाला एक और बता दीजिए, ठीक है रेस्पाइट वाला एक और बता देते हैं। रेस्पाइट का केस होता है कि सजा का नेचर बदल दिया जाता है स्पेशल कंडीशन में। भाई ये नाम क्या लिखा है? अच्छा कनुप्रिया नाम है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको सजा हो गई रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास की। मान लीजिए मैं रेस्पाइट दोबारा से समझा दे रहा हूं। रेस्पाइट में सजा बदल जाता है स्पेशल कंडीशन में। एकदम लोकल लेवल पर समझा देता हूं, आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा हो गई, किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा मिली। कठोर कारावास का मतलब है कि उससे जेल में काम भी कराया जाएगा,
अब देखो क्या हो गया कि जब जेल में काम कराया जा रहा था उसी समय वो व्यक्ति जो था वो व्यक्ति हो गया अपंग। अब भाई अपंग हो गया तो क्या उससे काम हो पाएगा? अगर उसका हाथ पैर टूट गया या हाथ पैर कट गया तो काम तो नहीं होगा। तो उसने गवर्नर के पास कहा कि सर देखिए अब हम अपंग हो गए, अब हमसे काम नहीं हो पाएगा, तो इस कठोर कारावास को आप साधारण कारावास कर दीजिए। कठोर कारावास को आप साधारण कारावास कर दीजिए। तो गवर्नर ने देखा कि हाँ भाई व्यक्ति अपंग हो गया, अब इससे काम तो होगा नहीं, तो सजा की प्रकृति बदल दी, कठोर से साधारण कारावास कर दिया। विशेष स्थिति क्या है कि वो व्यक्ति अपंग हो गया है, तो इसी को कहते हैं रेस्पाइट। बात समझ में आ गया कि उसमें सजा की स्थिति बदल दी जाती है विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति में जब सजा का नेचर बदल जाएगा तो उसी को कहते हैं रेस्पाइट। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गया होगा। कनुप्रिया आपका भी डाउट सॉल्व हो गया होगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो आर्टिकल 161 से डील करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई सैलरी की। सैलरी जो मिलता है उनको मिलता है आर्टिकल 202 क्लॉज 3 से। सैलरी जो मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, 3.5 लाख, 3,50,000 मिलता है पर मंथ। और दूसरा राज्य रहने के लिए एक फ्री में घर भी मिलता है जिसको कहते हैं राजभवन। तो राज्यपाल के जो आधिकारिक निवास को कहते हैं राजभवन, जैसे राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास को कहते हैं राष्ट्रपति भवन, तो इनके आधिकारिक निवास को कहते हैं राजभवन। तो आधिकारिक निवास बन गया राजभवन, रहने के लिए मिलेगा जिसका रेंट नहीं लिया जाएगा, और 3.5 लाख रुपए तनख्वाह भी भारत सरकार देगी, ये टैक्स फ्री नहीं होता। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से एक पर्सन अपॉइंट हो सकता है गवर्नर फॉर मोर देन 1 स्टेट, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। शॉर्ट टाइम के लिए होता है ताकि तब तक जब तक दूसरा गवर्नर ना मिल जाए तब तक एक गवर्नर को ही 2 राज्यों का चार्ज भी दे दिया जाता है। जैसे अभी यूपी के गवर्नर के पास है, आनंदीबेन पटेल के पास यूपी का भी चार्ज है और एमपी का भी चार्ज है। तो अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि यूपी के गवर्नर के पास 2 राज्यों का चार्ज है, तो वो छोटे समय के लिए दिया गया और हमेशा कोशिश की जाती है कि नजदीक में दें ताकि आने जाने में सहूलियत हो। ऐसा नहीं कि यूपी का गवर्नर है और तमिलनाडु के गवर्नर का पोस्ट खाली है तो उनको वहां का भी गवर्नर बना दिए। ऐसा नहीं, हमेशा नजदीक के राज्यों में देख करके दिया जाता है ताकि आने जाने में भी सहूलियत हो सके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कौन रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति को 2 राज्यों का गवर्नर बना दिया जाएगा तो वेतन कैसे मिलेगा, क्योंकि आप लोग वेतन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कि अगर एक व्यक्ति को 2 राज्यों के लिए शॉर्ट टर्म में ही गवर्नर बनाया गया तो मुफ्त में तो भारत सरकार काम कराएगी नहीं कि ठीक है अभी जैसे आनंदीबेन पटेल यूपी की हैं तो मैडम काम कर लीजिए, एमपी का भी क्या दिक्कत है। तो वेतन मिलेगा। वेतन कितना मिलेगा? अब आप लोग को लग रहा होगा कि 7 लाख रुपए वेतन देंगे, 7 लाख रुपए नहीं देंगे। वेतन मिलेगा 3.5 लाख रुपया ही, लेकिन दोनों स्टेट के बीच में प्रोपोर्शनली बंट जाएगा। तो वेतन तो मिलेगा 3.5 लाख ही भाई, ये ध्यान रखिएगा, 7 लाख रुपए वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों राज्यों के बीच में प्रोपोर्शनली बंट जाएगा। और कौन सा राज्य किस प्रोपोर्शन में पैसा देगा वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, कि कौन सा राज्य किस प्रोपोर्शन में उनको सैलरी देगा वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। जैसे अभी यूपी की गवर्नर और एमपी की गवर्नर एक ही हैं, तो हो सकता है राष्ट्रपति कहें कि 80% यूपी देगा, 20% एमपी देगा, या 70% यूपी देगा, 30% एमपी देगा। तो किस प्रोपोर्शन में उनको सैलरी मिलेगा वो डिसाइड कर देंगे भारत के राष्ट्रपति ही। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। कंसोलिडेटेड फंड पार्लियामेंट के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी बिल्कुल मत चिंता करिए, पार्लियामेंट पढ़ाने दीजिए। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड सब पढ़ाऊंगा। इक्वल नहीं होता, 50-50 नहीं कराते, 50-50 भी हो सकता है, लेकिन कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कितना हिस्से में बटेगा। हो सकता है 50-50 कह दे कि 50% यूपी दे देगा, 50% एमपी दे देगा, यानी 75,000 रुपये दे दिया
1,75,000 यूपी दे देगा, 1,75,000 एमपी दे देगा, यानी बटेगा दोनों के बराबर, दोनों के बीच में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही। प्रोपोर्शन क्या होगा वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही बटेगा और किस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बटेगा वो डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति जी। हो सकता है 80-20 कर दें, 70-30 कर दें, 50-50 कर दें, 60-40 कर दें, तो जो भी होगा वो राष्ट्रपति जी डिसाइड करके बता देंगे और फिर वो मिलेगा 3.5 लाख रुपया ही। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इनको 7 लाख रुपए महीने का मिलेगा। राष्ट्रपति की 5 लाख रुपए तनख्वाह होती है बेसिक, इसके ऊपर किसी को नहीं दिया जाता। तो ऐसा नहीं कि इनको 7 लाख रुपए महीने के मिल गए अकाउंट में और प्लस बाकी वेतन भत्ते सुविधाएं अलग से मिल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मिलेगा 3.5 लाख, किस प्रोपोर्शन में होगा डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति। बात सबको क्लियर हो गया? तो ये तो बात हम लोगों ने कर ली गवर्नर साहब के सैलरी, पेंशन और ये सारी बातें, और एक व्यक्ति अगर 2 राज्यों का गवर्नर बनता है तो तनख्वाह कैसे मिलेगा। क्लियर है भाई सारे स्टूडेंट्स को? यहां तक बात समझ में आ गई तो फिर बताइए, फिर हम लोग पढ़ेंगे सीएम साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को। और अभी आप लोग गवर्नर बन गए थे थोड़ी देर पहले, अब आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। संविधान पढ़ने का यही फायदा होता है कि आदमी राष्ट्रपति से लेकर के आईएएस तक बन जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीएम साहब की। अब हम आपको सीएम बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। सबको पता है कि भाई हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब का आर्टिकल होता है 164। अरे बता देंगे संचित निधि, पार्लियामेंट के टॉपिक में पढ़ाना है, क्यों परेशान हो रहे हो संचित निधि। एक बार मैंने बोला ना कि संचित निधि पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट के टॉपिक में, तो आप लोग साथ ही साथ कुछ घरेलू काम भी करते हैं, साथ ही साथ पढ़ते के साथ सब्जी उब्जी काटना, चावल वगैरह देख लेना कि सब्जी ठीक से बन रही है कि नहीं। ये मैंने बोला है कि पार्लियामेंट के टॉपिक में संचित निधि में पढ़ाऊंगा, तो उसको एक बार पढ़ा लूंगा, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना होता तो मैं यही बता देता। पढ़ाना है, पार्लियामेंट का पार्ट 2 जब पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा संचित निधि। ऐसा तो नहीं कि बराबर में कुछ काम और भी चला, या टीवी पर मैच देख रहे हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, कल विराट कोहली को बच्चा हो गया, बेटी हुई, तो उसका भी न्यूज चला रहे होंगे मीडिया वाले, तो आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे कि देखें पहला फोटो कैसा आया बच्चे का। ये सब चीज तो नहीं हो रहा है ना, साथ ही साथ टीवी खोल के देख रहे हो। जब ठीक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है तो फिर देखते हैं कौन सी टीम आएगी। बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, तो ऐसा मत करिए, एक समय में एक ही काम करिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल है 164। अब देखो 164 चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल है, और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं, तो वो करते हैं गवर्नर साहब। और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का प्रमुख होता है। राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर साथ ही साथ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है, मंत्री परिषद का भी प्रमुख होता है। तो कभी भी पूछा जाए कि हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो कभी गवर्नर मत लगा दीजिएगा, वो होता है चीफ मिनिस्टर। और हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। आई होप यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी कि चीफ मिनिस्टर है क्या। तो चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब बात करते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर का क्या योग्यता होना चाहिए, किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं भाई क्वालिफिकेशंस की। देखो जो प्रधानमंत्री का क्वालिफिकेशन है भाई वही चीफ मिनिस्टर का भी क्वालिफिकेशन है। तो प्रधानमंत्री तो आप सब लोग जानते हैं, तो जो क्वालिफिकेशन जो होता है प्रधानमंत्री का वही होता है मुख्यमंत्री का। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। या तो विधानसभा का मेंबर हो सकता है या तो विधान परिषद का मेंबर हो सकता है। तो कैन बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे भी आप लोग महाराष्ट्र के सीएम को जानते हैं उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे थोड़ी विधानसभा के मेंबर हैं, वो विधान परिषद के मेंबर हैं। नीतीश कुमार हैं बिहार में, तो नीतीश कुमार भी विधानसभा के मेंबर नहीं है, विधान परिषद के मेंबर हैं।
तो या तो वो विधानसभा का मेंबर हो जाए या विधान परिषद का मेंबर हो सकता है, दोनों में से किसी भी हाउस का होगा तो चल जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं एज की, तो एज अगर 25 साल या उससे ऊपर की एज है तो वो विधानसभा का मेंबर बन सकता है, या एज अगर 30 साल या उससे ऊपर का है तो वो विधान परिषद का मेंबर बन सकता है। यानी जो एज होनी चाहिए सीएम साहब की, या तो 25 साल से ऊपर या तो फिर 30 साल से। अगर सीएम साहब विधानसभा के सदस्य हैं तो एज होनी चाहिए 25 साल या उससे ऊपर, और अगर विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम साहब तो एज होनी चाहिए 30 साल या उससे ऊपर की। बात समझ में आ गया? अगर विधानसभा के सदस्य हैं तो मिनिमम 25 साल एज होनी चाहिए, और अगर विधान परिषद के सदस्य हैं तो मिनिमम 30 साल एज होनी चाहिए। और यहां पर भी कोई अपर एज डिफाइन नहीं है, यहां पर भी कोई अपर एज डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब सीएम साहब का टर्म कितना होता है? देखो, सीएम साहब का टर्म नॉर्मली तो 5 साल का होता है जब सब चीजें अच्छे से चलेंगी तब, लेकिन अगर बीच में ही सरकार गिर गई तो उस कंडीशन में सीएम साहब को हटाना पड़ सकता है। तो कार्यकाल होता है अप टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो इनका टर्म होता है नॉर्मल कंडीशंस में, यानी सब चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी तब होता है 5 साल। नॉर्मल कंडीशंस में होता है 5 साल, लेकिन सरकार अगर बीच में ही गिर गई तो उस कंडीशन में 5 साल से पहले ही सीएम साहब को हटना होता है। तो इसीलिए कहते हैं अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नॉर्मल कंडीशन, इफ एवरीथिंग गोज ऑल राइट, विधानसभा में पूरा बहुमत चल रहा है, सारी चीजें अच्छे से चल रही है, तो कंटिन्यू करते हैं 5 साल। अब किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि भाई सीएम साहब के लिए एडुकेशन क्या होना चाहिए? तो भाई एडुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। जैसे आप सबको पता होगा, पता नहीं आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पिछला या नहीं, आप सबको पता होगा कि बिहार में एक मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, लालू यादव की मिसेस। राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज कंप्लीटली इलिटरेट। तो अगर आप इलिटरेट भी हैं तो भी सीएम बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे क्वालिफिकेशन पूरा कर दीजिए। अगर आप इलिटरेट भी हैं तो भी चल जाएगा। बिहार में राबड़ी देवी थी, वो वाकई पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो वो भी बिहार की सीएम बनी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एडुकेशन की कोई ज़रूरी नहीं है। आईएएस बनने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सीएम बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एडुकेशन। पढ़ लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते अगर आप अंगूठा भी लगा देते हैं, अगर साइन करना नहीं आता है तो भी काम चल जाएगा। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि सीएम साहब के लिए कोई एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम जो नॉर्मल कंडीशन में टर्म होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन अचानक से अगर विधानसभा में आपका बहुमत खत्म हो गया तो आपको बीच में से भी हटाया जा सकता है। इसीलिए टर्म डिफाइन किया जाता है अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बात सबको क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन बनने का चीफ मिनिस्टर। अब आप लोग चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं तो आप लोग को कुछ वेतन वगैरह भी दिलवा दें। वेतन नहीं मिलेगा तो खर्चा नहीं चलेगा। तो वेतन हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो भारत सरकार, जो राज्य सरकार देती है। ऐसा नहीं कि ऊपरी वेतन कितना होता है। देखिए, सैलरी जो इनका डिसाइड होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, यानी बदल जाता है, और आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है। अब देखो, जो सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, सबसे ज्यादा जिस सीएम को सैलरी मिलती है वो है तेलंगाना के। इनको मिलता है 4,10,000 रुपए पर मंथ। और जो सबसे कम मिलता है वो मिलता है नागालैंड के। इनका है 1,10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सीएम, मैं अपनी फोटो हटा देता हूं ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें कि जो सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है वो तेलंगाना के सीएम को मिलता है, 4,10,000 रुपए पर मंथ मिलता है। और सबसे कम नागालैंड के सीएम को मिलता है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, राज्य की संचित निधि से आता है। तो राज्य के पास ज्यादा पैसा होगा तब तो दे देगा, अब नहीं है तो कहां से देगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो संचित निधि राज्य की संचित निधि से आता है और हर राज्य की कमाई अलग अलग है, इसलिए उसी हिसाब से सैलरी भी मिलता है। हर राज्य की कमाई अलग अलग है।
बात समझ में आ गया भाई? जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है वो तेलंगाना के सीएम को देते हैं 4,10,000 रुपये, किसी का 5 लाख से ऊपर नहीं होता, क्योंकि 5 लाख राष्ट्रपति जी का है। और नागालैंड के सीएम को मिलता है 1,10,000, क्योंकि हर राज्य की कमाई का जरिया अलग अलग है। हो सकता है तेलंगाना में मोटी कमाई होती है इसलिए ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, वो सब डिसाइड करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो आप लोग सीएम भी बन चुके हैं, अब सीएम बन गए हैं, पैसा मिल गया तो कुछ काम भी कर लीजिए। सीएम बन गए, पैसा मिल गया, तो आप अपने अपने राज्यों के सीएम की सैलरी देख लीजिएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो अब भारत में 28 राज्य हैं, सबके थोड़ी मैं सीएम की सैलरी याद करता रहूँगा। सबसे ज़्यादा मिलता है तेलंगाना को और सबसे कम मिलता है नागालैंड को, बस इतना याद रखिएगा। और सैलरी हर राज्य की अपनी अपनी होती है। तो बाकी जो जिस राज्य से आप संबंधित हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से सेशन देख रहे हो, तमिलनाडु से देख रहे हो, केरला से देख रहे हो, बिहार से देख रहे हो, झारखंड से देख रहे हो, अपने अपने राज्यों की सीएम की सैलरी देख लीजिएगा, इंटरनेट पर अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा मिलता है तेलंगाना के सीएम को और सबसे कम मिलता है नागालैंड के सीएम को। ठीक है, तेलंगाना के सीएम का पैसा बता दिया, नागालैंड के सीएम का तनख्वाह बता दिया। प्रेसिडेंट की सैलरी से ज़्यादा किसी का बेसिक सैलरी हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी की नहीं होती। किसी भी सरकारी ऑफिसर की सैलरी 5 लाख रुपए से ज़्यादा बेसिक नहीं होती। ये सब जो है वो त्रिपुरा की आप जागरण जोश पर देखिएगा तो उसमें 1,05,000 लिखा हुआ है। विकिपीडिया पे सर्च करिएगा तो नागालैंड मिल जाएगा, उसमें 1,10,000 लिखा हुआ है। त्रिपुरा जागरण जोश अगर आप देख रहे होंगे, जो जोश वाला आता है इंटरनेट का साइट, उसमें त्रिपुरा दिखाता है 1,05,000 रुपये, विकिपीडिया पर दिखाता है नागालैंड 1,10,000 रुपये। तो ये दोनों में अपना देख लीजिएगा, दोनों को गूगल पे मार के कि भाई क्या क्या पैसा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तेलंगाना के सीएम की सैलरी ये हर जगह सेम दिखाता है, 4,10,000 रुपये। हाँ बिल्कुल, टाइम टू टाइम कम ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है। सीएम साहब की सैलरी बिल्कुल मनीष हो सकता है, वो राज्य पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब भाई चीफ मिनिस्टर है, कुछ काम भी कर लेंगे। तो सबसे पहला चीफ मिनिस्टर का जो काम होता है वो रेकमेंड करते हैं मिनिस्टर टू द गवर्नर, यानी जिस मंत्री को शपथ दिलवाना है, जिस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, उसका नाम रेकमेंड करते हैं गवर्नर को। जैसे आप देखते होंगे कि जब भी कोई केंद्र सरकार में मंत्री बनता है तो उसका नाम प्रधानमंत्री रेकमेंड करते हैं कि सर इनको मंत्री बनाना है, इनको शपथ दिलवा दीजिए। तो ठीक इसी तरीके से अगर राज्य में किसी को मंत्री बनाना है तो उसका रिकमेंडेशन जाता है चीफ मिनिस्टर की तरफ से गवर्नर साहब को। इसके बाद चूंकि चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को प्रेजाइड करना, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। जिस समय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में होता है तो उस समय गवर्नर को डे टू डे के बारे में बताना, यानी डे टू डे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, यानी राज्यपाल को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में सूचित करना। यानी राज्य विधान परिषद या विधानसभा जब सेशन में आ जाती है तो वहाँ जो भी चीज़ें होती है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उन सब के बारे में गवर्नर साहब को इन्फॉर्म करते हैं सीएम साहब। इसके बाद इन्फॉर्म करते हैं सीएम साहब अबाउट डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो भी मंत्री परिषद डिसीजन लेती है उससे राज्यपाल को इन्फॉर्म करने का, राज्यपाल को अवगत कराने का काम करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। और जब चीफ मिनिस्टर साहब को लगता है कि विधानसभा में बहुमत नहीं रहा, तो उस कंडीशन में विधानसभा भंग करने का भी जो रिकमेंडेशन, जब चीफ मिनिस्टर साहब को लगता है कि विधानसभा में अब उनका बहुमत नहीं रहा, तो विधानसभा भंग करने का रिकमेंडेशन भी देते हैं। यानी जब चीफ मिनिस्टर साहब को लग गया कि भाई अब मेरा विधानसभा में बहुमत नहीं है, यानी अब मेरी मेजॉरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में अब मेरी मेजॉरिटी नहीं रही, तो उस कंडीशन में लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का जो रिकमेंडेशन है वो भी देते हैं गवर्नर को।
यानी रेकमेंड करते हैं, जबकि भंग करेंगे गवर्नर, रेकमेंड करेगा चीफ मिनिस्टर। रेकमेंड करता है चीफ मिनिस्टर, रेकमेंड करता है सीएम, और डिसॉल्व करते हैं गवर्नर। रेकमेंड करता है चीफ मिनिस्टर और डिसॉल्व करते हैं गवर्नर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सीएम साहब को लग गया कि अब उनका विधानसभा में अब मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो वो सीधा सीधा विधानसभा को भंग करने का रिकमेंडेशन देते हैं। डिसीजन रिकमेंडेशन होता है सीएम की साइड से, और डिसीजन करते हैं या डिसोल्यूशन करते हैं वो करते हैं गवर्नर साहब। तो आई होप ये सभी को ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर समझ में आ गया होगा। जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं सेंटर के लिए, वही चीफ मिनिस्टर करता है स्टेट के लिए। हाँ, एक बार भंग हो गया तो सारे पार्टी के मेंबर नहीं, वो सीधा रूलिंग पार्टी के मेंबर्स रिजाइन कर देंगे। तो दोबारा से गवर्नर देख लेते हैं कि किसी को सरकार बनाने में इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा करेंगे क्या कि इलेक्शन करवा देंगे। भंग करने पर सब पार्टी के मेंबर रिजाइन थोड़ी करते हैं, वो रिजाइन करेंगे सिर्फ रूलिंग पार्टी के। जैसे अभी हुआ था महाराष्ट्र में, जिस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी, तब उसको विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना था, पता था कि विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होगा, उसने वो गए और जाकर के रिजिग्नेशन दे दिए। उसके बाद गवर्नर साहब जो भगत राम कोश्यारी हैं, उन्होंने देखा कि भाई बाकी कोई दूसरी पार्टी है जो इसमें सरकार बना सके। तब तक शिवसेना वाले कांग्रेस के सपोर्ट से पहुंच गए, तो उद्धव ठाकरे को उन्होंने डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया चीफ मिनिस्टर, और लेजिस्लेटिव असेंबली भंग नहीं करना पड़ा। अगर कोई नहीं आता कि भाई हम नहीं सरकार बना सकते, किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो कहते कि ठीक है, लोग विधानसभा भंग कराओ और फिर से नया इलेक्शन कराओ। तो वो देख लेते हैं कि कोई पार्टी अगर सरकार बनाने में इंटरेस्टेड है तो फिर हाँ, थोड़े समय के लिए ओबीएस डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए आप लोग बफरिंग लिख रहे हैं। बिल्कुल बफरिंग मत लिखिए। हाँ ठीक है, जितना रिपीट हो रहा है ठीक है, वैसे भी टॉपिक कंप्लीट ही होने वाला था। हाँ, थोड़े सेकंड के लिए ओबीएस ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसी वजह से थोड़ा आपको दिक्कत आ रही होगी। आप सब चीज़ें ठीक हो गई, ओबीएस रिकनेक्ट हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था बीच में, ओबीएस ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब सब चीज़ें अच्छे से दिख रही होंगी, फोटो वीडियो सब आ गया होगा। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बीच में ओबीएस डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपका गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन पर, और उसके बाद अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब से रिलेटेड सैलरी वैलरी सब दिलवा दिया। अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन आंसर के सेशन पर। अब सारी चीज़ें ठीक हो गई है, बीच में ओबीएस ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं दिख भी रहा हूँ, आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। चलिए अब ठीक है, वो थोड़े सेकंड के लिए हो गया था, ओबीएस डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो गवर्नर साहब को सैलरी और भत्ता दिया जाता है, यानी गवर्नर साहब को सैलरी वगैरह जो मिलती है वो कहाँ से मिलता है, यानी उस सैलरी का सोर्स क्या है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, या पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ स्टेट। तो गवर्नर को सैलरी और अलाउंसेस कहाँ से दिए जाते हैं। देखिए, गवर्नर को जो सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इज विल बी द करेक्ट आंसर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं देते, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इंपीचमेंट ऑफ गवर्नर से, यानी गवर्नर को हटाने का जो प्रक्रिया है या गवर्नर पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, वो कौन से आर्टिकल में दी गई है। आर्टिकल 61, 67B, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो 61 है, और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 67B है। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, किसी स्टूडेंट का डाउट था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है।
राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या सरला ग्रेवाल। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल हैं वो हैं सरोजनी नायडू और ये हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। बिल्कुल भाई, 50 में से 50 जनरल अवेयरनेस में भी ला सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में मैथ्स तो लिखना पड़ेगा, तो मैथ्स के साथ कोई समझौता बिल्कुल मत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। मिनिमम एज क्या है चीफ मिनिस्टर बनने की? 25 साल, 27 साल, 29 साल या 35 साल? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? राज्य के मुख्यमंत्री बनने की मिनिमम एज क्या है? देखो, राज्य के मुख्यमंत्री बनने की मिनिमम एज है 25 साल, जब आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, तो मिनिमम हो गया 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो भारत के किस राज्य में थी? यूपी में, बिहार में, तमिलनाडु में या दिल्ली में? भारत के किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी उत्तर प्रदेश में, ये बनी थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी बनी थी, ये थी उत्तर प्रदेश की। और अगर पूछा जाए कि पहली मतलब अशिक्षित महिला मुख्यमंत्री, वो बिहार में थी राबड़ी देवी, ये थी अशिक्षित महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, होम मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन ये है कि राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। देखो, राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है गवर्नर, और जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो सीनियर मोस्ट आईएएस होता है स्टेट का। चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो सीनियर मोस्ट आईएएस होता है किसी भी स्टेट का। तो करेक्ट आंसर होगा चीफ मिनिस्टर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। गवर्नर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, होम मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर के नीचे ही आ गया, और जो चीफ सेक्रेटरी होता है जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य सचिव, किसी भी स्टेट का जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस होता है, जो सबसे सीनियर आईएएस होता है वही चीफ सेक्रेटरी होता है। तो चीफ सेक्रेटरी होगा किसी भी स्टेट का सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए हम लोग यहीं पर आज के सेशन को एंड करते हैं, और आई होप आप सभी को चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो आप डाउट बॉक्स में आराम से क्वेश्चन डाल करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आंसर कर दूंगा। वहां पर जो आपको चाचा चौधरी टाइप के डाउट्स पूछने आप बिल्कुल पूछ लीजिए, क्योंकि वो मेरा और आपके बीच का कम्युनिकेशन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, बहुत हद तक उनको सिर्फ एग्जामिनेशन से ही मतलब है। बहुत सारा नॉलेज उनको नहीं चाहिए कि सर इतना बता दीजिए जिससे पेपर में क्वेश्चन आ जाए और मेरा पेपर क्लियर हो जाए। बाकी अगर आपको एक्सटेंसिव चीजें जाननी है तो आराम से डाउट बॉक्स में लिखिए, वो मेरा और आपके बीच का कम्युनिकेशन होगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।